ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं हम डेली करंट अफेयर को लेकर और 26 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर होने वाला है आज के सेशन का। पीडीएफ के लिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, ईडई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ईडई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। अच्छा, संस्था क्या करती है? संस्था की बात करें तो यह इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था है नेशनल लेवल पर। जैसे शेयर मार्केट को, एक्सचेंज मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, वैसे ही इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है ईडई। तो इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया अजय सेठ। यहां पर ईडई का फुल फॉर्म देखें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। नए चेयरमैन कौन? अजय सेठ। आपको पता है 4 महीने से यह पद खाली था क्योंकि इसके पहले रिटायर हो चुके थे देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा अजय सेठ के पहले ईडई के चेयरमैन के पद पर थे। 4 महीने से पद खाली है और अब नए अध्यक्ष के रूप में या चेयरमैन के रूप में अजय सेठ की नियुक्ति की गई। यह नियुक्ति 3 साल या 65 साल के लिए है। जो भी पहले हो, या तो 65 साल रिटायरमेंट की एज हो जाए या फिर 3 साल ये अपने पद पर पूरा कर ले। तो इस टाइम पीरियड में 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर अजय सेठ इस पद को होल्ड करेंगे। ये पूर्व इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के। एक पोस्ट है, इस पर ये पहले भी काम कर चुके हैं और अब ईडई के चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। संस्था का फुल फॉर्म आपको पता चल गया कि पूरा नाम क्या है, करती क्या है, यह भी पता चल गया। एक स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय का मतलब पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में बिल लाकर प्रॉपर एक्ट के माध्यम से जिस भी संस्था का गठन किया जाता है उसे कहा जाता है स्टेचुरी बॉडी। तो 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 लाया गया था और उसी के तहत 1999 में ईडई की स्थापना की गई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है और हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी है। मंदिर कौन सा है? तो देखिए, बहुत ही रेयरली यहां पर ऐसा हमने देखा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कहीं पर युद्ध हो जाए, और ये इस केस में है जब दोनों ही देश बौद्ध धर्म को मानने वाले ये दोनों देश एक शिव मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। 90% से ज्यादा दोनों देशों की जो पॉपुलेशन है ना, बौद्ध धर्म को मानती है। पर्टिकुलर एक एरिया में एक मंदिर देखने को मिलता है बॉर्डर पर, प्री विहार टेम्पल। इसके ऊपर कब्जे को लेकर, इस क्षेत्र में कब्जे को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य में युद्ध शुरू हो चुका है। आपको पता होगा, काफी न्यूज भी हमने इंडिया में देखी है इससे रिलेटेड कि भाई एक शिव मंदिर के लिए दोनों युद्ध कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना तो वो युद्ध पर्टिकुलर शिव मंदिर के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर एक एरिया के लिए, एक रीजन के लिए यहां पर युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वॉर जैसी स्थिति है। अभी दोनों देशों के मध्य में वॉर ही चल रही है, एक दूसरे के ऊपर लगातार ये फाइटर जेट से भी हमला कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, प्री विहार टेम्पल और इसके अलावा इको टेम्पल है टा मुन थोम टेम्पल, ये भी हमको देखने को मिलता है कंबोडिया में। इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों ही मंदिर कंबोडिया के, पर थाईलैंड इस पर अपना कब्जा चाहता है। थाईलैंड बार बार, इतिहास भी हमने देखा है कि थाईलैंड बार बार इस पर अपना दावा करता है कि यह दोनों मंदिर जहां पर है वो थाईलैंड का क्षेत्र है। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बहुत पुराना लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है इस मंदिर के एरिया को लेकर। देखिए, जो इतिहास हमें देखने को मिलता है, अगर हम इतिहास में जाते तो हमको पता चलता है कि कंबोडिया जो था वो फ्रांस का उपनिवेश था, मतलब फ्रांस का कब्जा था कंबोडिया पर। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने शासन किया है, वैसे कंबोडिया पर फ्रांस ने शासन किया है। 1904 में फ्रांस ने कंबोडिया और थाईलैंड के लिए बाउंड्री निर्धारित की थी। आगे चलकर कंबोडिया पर इसने कब्जा फ्रांस ने जारी रखा। 1907 में मैप जारी हुआ और जो प्री विहार टेम्पल है ये कंबोडिया को दे दिया गया फ्रांस के द्वारा।
1941 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो थाईलैंड ने क्या किया कि कंबोडिया की इस जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसने बाद में कब्जा छोड़ भी दिया, लेकिन एक बार को तो कब्जा किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, छोड़ दिया कब्जा। 1953 में फ्रांस से आजाद हो गया कंबोडिया और अगले ही साल 1954 में थाईलैंड ने आक्रमण किया कंबोडिया पे और प्रेम विहार टेम्पल के एरिया को कब्जा लिया। कंबोडिया मामले को लेकर जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये मंदिर घोषित कर देता है कि ये कंबोडिया का है। थाईलैंड भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भैया ये तो कंबोडिया का है, लेकिन था मुन थोम टेम्पल जो है या फिर टा मुन थोम टेम्पल, थाईलैंड ने कहा कि भाई ये रीजन तो हमारा है। अब हुआ ये कि आगे चलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये पूरा ही एरिया कंबोडिया का है। अब इसी केस में लगातार कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य में विवाद था। अभी फरवरी में क्या हुआ 2025 में, ये जो था मुन टॉम टेम्पल है इसकी जो एरिया में जितने भी लोग थे वो जब कंबोडिया का नेशनल एंथम गा रहे थे तो थाईलैंड उनको रोक देता है। अब यहां से विवाद इनके मध्य में एक बार फिर से शुरू होता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरा एरिया किसको दे चुका है, ये दे चुका है कंबोडिया को। तो अब थाईलैंड क्योंकि इस पर अपना दावा करता है, तो थाईलैंड की आर्मी ने कंबोडिया पर आक्रमण किया। जब दोनों देशों के मध्य में प्रॉब्लम शुरू होने लगी, थाईलैंड ने F-16 रॉकेट से भी अटैक किया है। बड़ी बात है कि डायरेक्ट फाइटर जेट का भी इसने अपने युद्ध में यूज किया है। हालांकि कंबोडिया बहुत छोटा देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इकोनॉमी बहुत छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है थाईलैंड ये युद्ध जीत जाएगा क्योंकि अमेरिका का भी सपोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कंबोडिया की बात करें तो उस पर सपोर्ट देखने को मिलता है चाइना का, इसलिए भी यहां पर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंबोडिया पर हाथ है किसका, चाइना का, और थाईलैंड पर हाथ है यूएसए का। तो यूएसए और चाइना, यूएसए तो मौका ही ढूंढता है कि वो कैसे चाइना से टकरा सके। ठीक है, तो ये सारी पिक्चर मैंने आपको समझा दी। जो मेन टेंपल का नाम हमको देखने को मिल रहा है वो प्री विहार टेंपल है, एक हिंदू टेंपल है, शिव भगवान का मंदिर है ये। ठीक है, इतिहास में खेमर एम्पायर रहा है जिसने दक्षिण पूर्वी एशिया में शासन किया। उसके शासक थे सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन सेकेंड। अब आप बोलोगे सर ये तो इंडियन नेम है, तो चोला डायनेस्टी है ना, ये दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी और इन्हीं की अलग अलग शाखाएं, रूट्स हमें अलग अलग शासनों के रूप में देखने को मिलती है। अलग अलग साम्राज्य यहीं से निकले हुए अलग अलग लोगों ने बसाए। तो इसी में से सूर्यवर्मन फर्स्ट और सूर्यवर्मन सेकेंड जो कि खेमर एम्पायर के थे, इन्होंने प्री विहार टेंपल को बनवाया था। कंबोडिया में देखने को मिलता है, 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसके अलावा टा मुन थोम टेंपल की बात करें, यह भी हिंदू टेंपल है, शिव टेंपल है। खेमर एम्पायर के ही एक दूसरे शासक थे उदयादित्य वर्मन सेकेंड, इन्होंने इस टेंपल का निर्माण करवाया था। यह कंबोडिया में है, हालांकि कंबोडिया और थाईलैंड की बॉर्डर पर देखने को मिलता है। आई होप डिस्प्यूट समझ में आया होगा कि भाई ये आपस में क्यों लड़ा रहे, है ना। तो ये थी पूरे हिस्ट्री कंबोडिया और थाईलैंड के वॉर की, कारण भी हमको पता चले। आगे आइए, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा उनके 60वें इंडिपेंडेंस डे पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को 60वें इंडिपेंडेंस डे पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है मालदीव ने। जो ग्लोबल मीडिया है ना, मतलब ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि आपको पता है मालदीव और इंडिया के मध्य में पिछले 2 साल से काफी विवाद देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ विवाद है ना, वैसे मालदीव के साथ भी हो गए थे। बस एक ये चीज है कि एक दूसरे पर हमने अटैक ही नहीं किया है, बाकी पूरे विवाद वैसे ही थे। लेकिन अब यहां पर मालदीव ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को 60वें इंडिपेंडेंस डे पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। ऑब्वियस सी बात है, मालदीव में टूरिज्म कम हुआ है, जो इंडियन टूरिस्ट जाते थे उनमें काफी भारी मात्रा में गिरावट आई है। तो जो मालदीव है ना कहीं इसी प्रकार का डैमेज कंट्रोल कर रहा है, इस तरीके से कि उन्होंने भारत के पीएम को अपने यहां पर इंडिपेंडेंस डे पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। 60वां इंडिपेंडेंस डे है मालदीव का, ये 26 जुलाई को मनाता है, मतलब आज, क्योंकि 26 जुलाई 1965 को ये यूके से स्वतंत्र हुआ था, यूनाइटेड किंगडम से। 12 मार्च को पीएम मोदी को मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन पर भी गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जा चुका है इसके पहले, और अब मालदीव ने अपने यहां पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। साउथ एशिया का एक आइलैंड कंट्री है मालदीव। 1200 से ज्यादा आइलैंड
देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी जो मेनली आबादी है वो 200 आइलैंड पर ही निवास करती है, जो कि रहने लायक है। ठीक है, कैपिटल है मालदीव की माले, और मोहम्मद मोइज्जू यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। एशिया की सबसे छोटी कंट्री है मालदीव। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए 100 आवर स्पेशल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए है, आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे यहां पर कवर करवाए गए हैं 100 आवर में। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता ही है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके आप बाय कीजिए, अवेल कीजिए। और एप्लीकेशन को तो चेकआउट कीजिएगा ही, क्योंकि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। आगे चलेंगे हम। मबेओ के 2025 के मध्य वर्ष सुरक्षा सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? मबेओ एक ऑनलाइन वोटिंग साइट है। ठीक है, मतलब एक ऑनलाइन वोटिंग डेटा साइट है जिसमें ऑनलाइन कोई भी वोट करके अपना ओपिनियन दे सकता है, और उसके आधार पर ये एक रिपोर्ट निकालता है ये, जिसका नाम है सेफ्टी इंडेक्स। वैसे ये साल में 2 बार निकालता है, एक तो साल की शुरुआत में निकाल देता है और एक मिड में भी एक निकालता है। तो अभी जो जुलाई में आई है ना, वो मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स है। इसके पहले जनवरी 2025 में भी ये जारी कर चुका है पूरे साल का 2024 का डेटा। तो 2024 के पूरे साल का सेफ्टी इंडेक्स निकाला 2025 के शुरुआत में, और अब ये मिड में आया है मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स मबेओ का। इसमें इसने बताया कि दुनिया का सबसे अगर सेफेस्ट कंट्री देखें, सबसे सेफ कंट्री, तो ये है यूएई। चाहे वो रहने के लिए हो या फिर टूरिस्टों के घूमने के लिए हो, सबसे सेफ किसे घोषित किया गया? यूएई को। यहां पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक चीज पता चलेगी, आपको भी हंसी आएगी। भारत की रैंक 67 है, लेकिन पाकिस्तान की रैंक 62 है। मतलब पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा सेफ है रहने के लिए और टूरिस्टों के घूमने के लिए, यह इस रिपोर्ट में बताया गया। मतलब अगर हम देखें तो पता नहीं क्या फूक के ये रिपोर्ट निकालते हैं। आप अगर रिपोर्ट्स देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आधे से ज्यादा इंडेक्स आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई इनके झोल है कुछ ना कुछ, पूरा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। पर ठीक है, अब इंडेक्स आया है तो हमें तो देखना पड़ेगा। तो भारत की रैंक है 67, पाकिस्तान 62 रैंक पर है, मतलब हमसे ज्यादा सेफ कंट्री है। वाह भाई, बहुत अच्छा है। तो मबेओ ने अपना 2025 का मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स हाल ही में जारी किया है। ठीक है ना, सेफ्टी के आधार पर रैंक दी जाती है कि भाई रहने लायक और ट्रेवल के लिए कितना अच्छा देश है, कितना सेफ है। इस आधार पर 148 कंट्रीज को इसमें रैंक दी गई। सबसे सेफ कंट्री घोषित की गई यूएई, दूसरे पर है एंडोरा, तीसरे पर है कतर। आपको पता है 2025 में जनवरी में जब 2024 के आधार पर रिपोर्ट आई थी तो एंडोरा सबसे सेफेस्ट कंट्री थी इसमें। अगर सबसे लोअर रैंक देखें तो ये हेती की है, जो कि इस इंडेक्स में सबसे नीचे है, मतलब सबसे कम सेफ। इंडिया की नेबर कंट्री में अफगानिस्तान 145, नेपाल 47, बांग्लादेश 126, श्रीलंका 61, पाकिस्तान 62 और मालदीव 108वीं रैंक पर है। मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है ना, साल में 2 बार जारी होती है, मिड वाली है इसलिए इसका नाम मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स है। 2025 जनवरी में भी जारी की गई थी 2024 के आधार पर। मबियो नाम का एक ऑनलाइन डेटा वेबसाइट है जो कि इस रिपोर्ट को ओपिनियन के आधार पर जारी करता है। जो भी ट्रेवल किया है जिन्होंने, उनके ओपिनियन के आधार पर यह रिपोर्ट निकाली जाती है। अभी जो जनवरी 2025 में आई थी उसमें इंडिया को 66 रैंक पर रखा गया था, 2024 के डेटा पर वो आधारित थी। उसमें सबसे सेफेस्ट कंट्री थी एंडोरा और यूएई उसमें सेकेंड प्लेस पर था और कतर थर्ड प्लेस पर। गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया? गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया भारत के राजस्थान राज्य में। एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है गोरबिया के नाम का। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने राजस्थान के गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। राजस्थान के बीकानेर जिले में इसे स्थापित किया गया है। एक एडवांस सोलर प्रोजेक्ट है जिसकी अगर हम पावर कैपेसिटी देखें तो ये
435 मेगावाट है पावर कैपेसिटी। 8 महीने लगे हैं इसे बनने में, ऑल ओवर बनने का समय लगा है। एक कंपनी है जिसका नाम है जेलेस्ट्रा इंडिया, इसके द्वारा 25 साल के 25 ईयर पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत इसे बनाया गया है। तो कैपेसिटी कितनी है ऑल ओवर देखें तो पावर कैपेसिटी है 435 मेगावाट। हर साल 755 गीगावाट आवर क्लीन एनर्जी बनाएगा, जो कि 1,28,000 घरों को एक साथ बिजली दे सकती है। तो टोटल कैपेसिटी पूछी जाएगी, पावर कैपेसिटी तो 435 मेगावाट की। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है पावर परचेस एग्रीमेंट, ये क्या होता है? तो दो कंपनी के बीच एग्रीमेंट होता है। एक कंपनी जो एग्रीमेंट करती है कि भाई हम स्थापित करेंगे, हम बिजली बनाएंगे, दूसरी कंपनी रहती है कि भाई हम परचेस करेंगे, अब तो लगाओ। तो ये हो गया क्या? पावर परचेस एग्रीमेंट। तो जो कंपनी है एक प्लांट लगाती है और दूसरी कंपनी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को खरीदती। ये जो डील होती है नॉर्मल 15 से 25 साल तक के लिए होती है। एग्रीमेंट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, प्लांट को एक दूसरे को बेचा या खरीदा भी जा सकता है, सारी इसमें फैसिलिटी होती है। जेलेस्ट्रा इंडिया की बात करें तो ये एक ग्लोबल कंपनी है जेलेस्ट्रा के नाम की, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो स्पेन के गेट्सको में देखने को मिलता है, गेट्सको, ओके। और हरियाणा गुरुगांव या फिर इसका हेडक्वार्टर जो इंडिया का हेडक्वार्टर या बोल सकते हैं जेलेस्ट्रा इंडिया हेडक्वार्टर, ये देखने को मिलता है हमको हरियाणा में। और जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो इसका स्पेन में। तो ग्लोबल कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी या सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो इसी ने नॉर्मली इसकी स्थापना की है। कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस की बात करें तो ये हर साल मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल युद्ध किसके साथ हुआ था? हमारा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में, है ना। 1999 में पाकिस्तान के कुछ जो आतंकवादी हैं या फिर उनके आर्मी के जो लोग हैं, स्पेशली आर्मी के लोग थे जिसमें आतंकवादी भी शामिल थे, उन्होंने क्या किया था? भारत की एक हाई एल्टीट्यूड जो कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में आता था, लद्दाख का एरिया, कारगिल, इस क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश की थी। 1999 में इस क्षेत्र पर, कारगिल पर जब पाकिस्तान ने कब्जे की कोशिश की तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में कारगिल युद्ध शुरू हुआ 1999 में। इस पर हमने, ऑब्वियस बात है, इंडियन आर्मी ने जीत हासिल की। हमने ऑपरेशन विजय चलाया था, इसीलिए इसे कारगिल विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हमने 26वां कारगिल विजय दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन 26 जुलाई को। मई से जुलाई 1999 तक ये वॉर चली थी लद्दाख में। कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो कि उस वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, यहां पर पाकिस्तान ने कब्जे की कोशिश की थी। ऑपरेशन विजय जो हमने चलाया था हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया 26 जुलाई 1999 में। हमने पाकिस्तान को हराकर वापस, हमारे जो सैनिक थे उन्होंने कारगिल का वो एरिया वापस अपने हाथ में लिया। ठीक है, काफी इंडियन सोल्जर इसमें शहीद हुए थे, काफी बड़ा युद्ध था। लेकिन हमारी कमजोरी ये हर बार कि हम युद्ध को, जब भी हम पे कोई आक्रमण करता है स्पेशली पाकिस्तान, तो हम बार बार बस उससे युद्ध करते हैं, जीतते हैं और फिर बैठ जाते हैं, फिर वो कोई और हरकत करता है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में इस बार हमने जवाब भी थोड़ा ढंग का दिया है, खैर, पर उससे बेटर हो सकता था, पर ठीक है, जो हुआ वो भी बहुत हद तक सेटिस्फाइड रहा है, मतलब सेटिस्फेक्शन हमको रहा है कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आक्रमण किया पाकिस्तान पर, कम एटलीस्ट उसको ये तो पता चलेगा कि भाई अगली बार आतंकवादी हमला करने से पहले वो सोचेगा। बाकी इसके पहले का इतिहास हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ओके। तो कारगिल के बारे में आपको यहां पर पता चल गया, ऑपरेशन विजय के बारे में पता चल गया। कुछ और ऑपरेशन यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एक है ऑपरेशन पोलो। 1948 में जब देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत संघ में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था। बहुत ही फेमस है क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम था वो इंडिया में मिलने से इनकार कर रहा था। फिर ऑपरेशन विजय 1961 में भी चलाया जा चुका है, जब गोवा, दमन और दीव को हमने पुर्तगालियों से आजाद किया था। एक ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान, अब जो बांग्लादेश है, वहां पर जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, जो युद्ध हुआ था, तो हमने ऑपरेशन कैक्टस लिली चलाया था। फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हमारे
युद्ध के समय में पाकिस्तान के कराची पोर्ट को हमने उड़ाया था, कराची पोर्ट पर आक्रमण किया था इंडियन नेवी ने। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर को, जब पाकिस्तान ने एक बार इस पर भी आक्रमण किया था, तो पाकिस्तान की आर्मी से सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा के लिए हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में था, एक भिंडरा वाला है ना, जो कि एक खालिस्तानी समर्थक था, तो उसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया था पूरे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को। तो गोल्डन टेम्पल को बचाने के लिए और वहां पर जो नेटवर्क था उसको तोड़ने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने चलाया था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो है 2008 में, जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था तो मुंबई को बचाने के लिए हमने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया था। तो ये अलग अलग ऑपरेशन से याद रखिएगा। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। इसे पेश किया है लोकसभा में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। कौन है? मनसुख मांडविया। तो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया ने लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया। ये जब पास हो जाएगा तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 को रिप्लेस करेगा। अच्छा, उद्देश्य क्या है बिल का? भारत में जितनी भी स्पोर्ट्स की बॉडी है, चाहे वो बीसीसीआई हो, है ना, वाडा हो, नाडा हो, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, या इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए हॉकी इंडिया जितनी भी काम करती है, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए पर्टिकुलर ये बिल लाया गया है। पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट बन जाएगा। अभी ये बिल है, पास हो जाता है तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया जो कि 2011 से अभी तक चल रहा है उसको ये रिप्लेस करेगा। देखिए फीचर क्या क्या है बिल के। तो जितनी भी ऐसी खेल संस्थाएं हैं उनके लिए गाइडलाइंस होंगी और स्पोर्ट्स जितनी भी बॉडीज है उनको इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, यहां पर उनको छूट होती थी, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन अब थोपा जा सकता है, मतलब फॉलो करना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन को, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी हो। इट्स स्पोर्ट्स बॉडीज जो है वो आरटीआई के दायरे में आएगी, राइट, ठीक है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आएगी, इस एक्ट के अंतर्गत आएगी। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी व्यक्ति को वो ले सकता है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में अब मैक्सिमम 15 मेंबर होंगे, ठीक है, 15 में से 4 विमेन होगी और 2 एलिट एथलीट्स शामिल किए जाने आवश्यक है। इसके अलावा बीसीसीआई और एनएसएफएस, ये जो संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग बॉडीज है खेलों की, ये डायरेक्ट कोर्ट, सीधा कोर्ट नहीं जाएगी, बल्कि इनके विवाद पहले नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल में सॉल्व किए जाएंगे। देखिए 3 बॉडी यहां पर बनाई जाएगी, एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जिसकी यहां पर बात हो रही है, ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा रूल्स को बनाने और उसे लागू करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कि कोई भी विवाद को सॉल्व करेगा, एक सिविल जज की इसके पास पावर होगी। और एक नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनाया जाएगा स्पोर्ट्स कमेटी और एथलीट कमेटी का इलेक्शन करवाने के लिए। तो इस तरीके से यह नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नेंस के लिए, जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। नेशनल स्पोर्ट्स की बॉडीज को गवर्न करने के लिए यह बिल है। किस देश के द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाएगी? तो फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो फिलिस्तीन को ऑफिशियली मान्यता देगा। फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में लगातार युद्ध चल रहा है ना, गाजा को तो खत्म ही करने वाला है इजराइल, जैसे हालात है गाजा के, है ना, दयनीय स्थिति है। तो फ्रांस ने अब घोषणा की है कि फिलिस्तीन को वो ऑफिशियली मान्यता देगा। ये जो अनाउंसमेंट है ये इमैनुअल मैक्रोन ने की है, जो कि प्रेसिडेंट है वर्तमान में फ्रांस के। और ये जो अभी केवल घोषणा की है, मान्यता दी जाएगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में, जो कि सितंबर मंथ में आयोजित की जाने वाली है। दुनिया के 140 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन को ऑफिशियली मान्यता देते हैं। इंडिया ने 1988 में फिलिस्तीन को ऑफिशियली मान्यता दी थी, ठीक है। फ्रांस ने घोषणा की है कि हम भी देंगे। वेस्ट एशिया का एक देश है, काफी सारे देश इसे मान्यता देते हैं फिलिस्तीन को। यूनाइटेड नेशन की घोषणा के अनुसार फिलिस्तीन और इजराइल 2 देश बने थे। तो ठीक है, युद्ध तो इनके बीच में चलता ही रहता है।
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीन का आपसे पूछा जाएगा, फिर भी अगर पूछा जाए तो मोहम्मद अब्बास प्रेसिडेंट है फिलिस्तीन के और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद मुस्तफा। जेरूसलम गाजा स्ट्रिप ये मानता है कि ये सब इसका हिस्सा है, जेरूसलम को भी अपना हिस्सा मानता है और इजराइल जेरूसलम को अपना हिस्सा मानता है। तो इजराइल की तो कैपिटल भी ऑफिशियली उसने जेरूसलम अनाउंस कर रखी है, तो ये ईस्ट जेरूसलम के हिस्से को अपना मानता है। इसी क्षेत्र को लेकर भी दोनों के मध्य में विवाद देखने को मिलता है। अमादेर पारा अमादेर समाधान, हमारा पड़ोस हमारा समाधान योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो एक बंगाली वर्ड है ये, आप देखेंगे तो अमादेर पारा अमादेर समाधान। ये योजना को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने अमादेर पारा अमादेर समाधान स्कीम को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को, राज्य के जो लोग हैं उनके डेली लाइफ में उनको जो भी प्रॉब्लम होती है जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है उनको सॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स किसी को चाहिए तो वो नहीं बन पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की इस स्कीम के तहत उसे मदद दी जाएगी। सड़कें खुदी हुई है, सड़कें नहीं बन रही है, बिजली का प्रॉब्लम है, नलों का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, XYZ ऐसी कोई भी समस्या जो कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है और गवर्नमेंट इसको सॉल्व कर सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा अमादेर पारा अमादेर समाधान स्कीम के तहत। पश्चिम बंगाल राज्य की योजना है, वेस्ट बंगाल इस योजना के तहत 80,000 बूथ पर इस योजना को लॉन्च करेगी। राज्य में 8,000 करोड़ इसका बजट रखा गया है और 2 महीने की ये योजना है, 2 महीने तक इसे राज्य में चलाया जाएगा, सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। वेस्ट बंगाल की जो करंट न्यूज अभी सुर्खियों में रही, एक तो इंडियन आर्मी के द्वारा तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहां पर तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था कुछ समय पहले। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने HIV, हाइफिलीज, हेपेटाइटिस बी ऐसी बीमारियों से मां से बच्चे में इंफेक्शन को खत्म करने के लिए ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया था। तो ये 2 न्यूज है जो कि कुछ समय में हमने वेस्ट बंगाल की देखी है, इनको भी याद रखना। लास्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया? मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नाम से समझ में आ जाएगा, मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा देना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य। मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा इसका आयोजन कराया गया नई दिल्ली में। समिट का उद्देश्य भारत के बढ़ते मैरीटाइम सेक्टर के बारे में बातचीत करना, कैसे बढ़ाया जा सकता है, फाइनेंस कैसे उपलब्ध होगा मैरीटाइम सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। उद्देश्य क्या था? 2047 तक मैरीटाइम सेक्टर में भारत को ग्लोबल हब बनाना, इस समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। तो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। 250 से ज्यादा लीडर्स और डेलीगेट्स यहां पर आए थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2 चीजें यहां पर लॉन्च की गई, एक तो फाइनेंशियल डिजिटल मैच्योरिटी मैट्रिक्स और इसके अलावा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इन 2 चीजों को यहां पर लॉन्च किया गया। पहले बात करते हैं मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की। आपको पता है निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट लॉन्च किया था 2025 में, अभी 2025-26 का, उसमें इस फंड को अनाउंस किया गया था। एक फंड है जिसका यूज मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा और जितने भी ऐसी कंपनियां हैं जो कि मैरीटाइम सेक्टर में या मरीन सेक्टर में काम करती है, चाहे पोर्ट को बनाने वाली हो, शिपिंग इंडस्ट्री हो, उन सभी को कम इंटरेस्ट पर लोन देना मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का मुख्य उद्देश्य। तो इसे लॉन्च किया गया। और फाइनेंशियल डिजिटल मैच्योरिटी मैट्रिक्स की बात करें तो ये चेक करेगा कि भारत के कितने पोर्ट, कौन कौन से पोर्ट डिजिटल हो चुके हैं, उनका फाइनेंस कितना बेहतर है, उनकी कंडीशन कितनी बेहतर है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उनको सुधारने में भी ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये जो दोनों अनाउंसमेंट हुए हैं वो कहां पर हुए हैं? मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 में आयोजन हुआ कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है, 26 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। यहां पर डिटेल में हमने एक एक को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं एग्जाम बूस्टर पर। 5 इंपॉर्टेंट डे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम यहां पर बात कर लेते हैं। एक होता है जनजाति गौरव दिवस। ठीक है,
यह बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है 15 नवंबर को हर साल। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जयंती। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो ये 5 डे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। हाल ही में लॉन्च की गई समुद्र प्रचेत क्या है? तो एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह की जाएगी UAE के द्वारा। महादायी नदी विवाद किसके मध्य में है? तो कर्नाटका और गोवा। 1000 साल पुरानी चोलगंगम झील को किस राज्य में बहाल किया जाएगा? तमिलनाडु राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को मजबूत करने के लिए रिजोल्यूशन 2788 किसके द्वारा अपनाया गया? तो यह अपनाया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। आंसर बी। सामूहिक प्रतिवेदन मंच नामक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने। फिर भारत के किस हवाई अड्डे ने वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में लगातार तीसरे साल अपना स्थान बनाया? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में। आंसर बी। और राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 जिसे अमित शाह ने लॉन्च किया, किस पॉलिसी को इसका स्थान लेगी? तो यह है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2002 का ये स्थान लेगी। आंसर सी। ठीक है, तो ये कल के सेशन के हमारे करंट अफेयर हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक है गीत गोविंद किसने लिखी है? ये लिखी है जयदेव ने। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। बिल्कुल सही आंसर आए सभी के। प्रियंका का यहां पर हमने कमेंट लिया है और पुष्पराज के कमेंट को ऐड किया है। बिल्कुल सही है आप सभी के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे यहां पर हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सिंपल क्वेश्चन। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? और सांख्य दर्शन किसने लिखा है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।